अब बढ़ते हैं आगे और बात कौम की बात किसके साथ है। दरअसल बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव संगठन के दम पर जीतती है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और संगठित पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए कहा जाए कि उसकी चुनावी रणनीति सबसे अहम होती है और इसकी काट किसी और पार्टी के पास नहीं होती तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव चाहे लोकल बॉडी का हो, लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के, बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जिसे भेदना बेहद मुश्किल होता है। तो 24 का 64 जब बिछा हुआ है तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों वाली यूपी के लिए अपना प्लान ग्राउंड पर उतार दिया है, खासकर पश्चिमी यूपी के लिए, जहां बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही थी। बीजेपी रणनीतिकारों ने यूपी के पश्चिमी किले को फतह करने के लिए अब अपनी रणनीति में कौम की बात कौम के साथ जोड़ दिया है और इस प्रोग्राम के जरिए मुस्लिम मतदाता के मन को बदलना है, उनके दिलों तक पहुंचना है, एक एक सीट को साधना है। तो आज देखिए कौम की बात किसके साथ। पश्चिम यूपी का नया प्लान, बीजेपी करेगी कौम की बात। तेईस सीटों का बड़ा सवाल, 24 में कौन करेगा कमाल। मुस्लिम सीटों का चुनावी गणित, विपक्ष साध पाएगी अपना हित। लोकसभा चुनाव में इस बार दो गठबंधन आमने सामने, एनडीए और इंडिया अलायंस। और विधानसभा चुनावों से शुरू हुआ हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी लोकसभा चुनावों की धुरी बनता नजर आ रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लड़ाई में मुस्लिम बहुल पश्चिमी यूपी का महत्व एकाएक बढ़ा है और मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बीजेपी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में महज गिनती के दिन बचे हैं। राजनीतिक प्रयोगशाला में गठबंधन को लेकर रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश आम से लेकर खास वर्गों में पैठ बनाने को लेकर है। एनडीए में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का जाना लगभग तय माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा है। 7 हारी हुई सीटों में जो मुस्लिम बहुल है उस पे भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े अंतर से जीतने के लिए कड़ी मशक्कत और अच्छी रणनीति बना रही है। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी यूपी के करीब 4100 गांवों में कौमी चौपाल आयोजित करके उनसे संवाद की शुरुआत की और इस चौपाल को नाम दिया गया है कौम की बात कौम के साथ। कौम की बात कौम के साथ चौपाल की शुरुआत 10 फरवरी से की गई। पश्चिमी यूपी के 23 मुस्लिम बहुल सीटों पर इस चौपाल का आयोजन हो रहा है। चौपाल के जरिए मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर चौपाल में करीब 200 से 250 अल्पसंख्यकों को इकट्ठा किया जाएगा। चौपाल को मदरसों और प्रतिष्ठित लोगों के घरों में आयोजित किया जा रहा है। हर जनपद में एक एक प्रभारी होगा जो कम से कम 10 दिन लोकसभा क्षेत्र में रहेगा और ग्रामीण मुसलमानों से संवाद करेगा। इस चौपाल के जरिए बीजेपी 3 तलाक पर भी बात करेगी। मुसलमानों के बीच पहुंचने वाली बीजेपी का कहना है कि समाजवादी और कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को भटकाया और बहकाया है और अब बीजेपी उसी खाई को कम करेगी। पार्टी का दावा है कि वो 18% आबादी को 30% लाभ दे रही। कौमी चौपाल कौम की बात कौम के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा गांव चलो अभियान में हम 4100 गांव तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए काम हुए हैं, महिलाओं के सम्मान में काम हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये डायलॉग जो है दोनों तरफ से होगा। जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कौमी चौपाल का आयोजन हो रहा है उनमें प्रमुख रूप से सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, बुलंदशहर, बागपत, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, बरेली और आगरा शामिल है।
कौम की बात कौम के साथ चौपाल के अलावा बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें पार्टी का मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा फोकस है और मुस्लिम महिला वोटर्स के जरिए यूपी के एक बड़े और छिटके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जानकार मानते हैं कि खुद पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो प्रयोग बीजेपी ने किया था उसका लाभ पार्टी को मिला था और अब जिस तरह चौपालों में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभ का प्रचार करने की तैयारी हुई है, उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। मुसलमानों का एक तबका जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, उसका रुझान हाल के सालों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया है। खास तौर से ऐसा वर्ग जिसको बहुत सी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, उसके दिमाग में यह रहता है ये सरकार हमारे लिए कर रही है और उन्हीं मुस्लिमों को एक करके भारतीय जनता पार्टी ये कौमी चौपाल लगाने जा रही है। यूपी में कांग्रेस और एसपी के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा अहम रहा और अब जब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक्टिव हुई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमले भी तेज हो गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी को लेकर डरी हुई है, तो कांग्रेस बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी डरी हुई है और डर इस कदर है इंडिया अलायंस का कि देख लिए तोड़फोड़ करना शुरू कर चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का डर 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट था। बीजेपी की जीती हुई कम से कम 15 से ज़्यादा सीटें बेईमानी करके जीती थी बीजेपी ने, तो बीजेपी को जनता के बीच में क्या मैसेज है ये उसको पता चल चुका है। इसीलिए बीजेपी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के बीच में जाके वोट मांगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। रोजगार के नाम पर उनके पास कुछ बताने को नहीं, महंगाई चरम पर है, प्रदेश में अपराध का जंगल राज आ चुका है, किसान परेशान है। तो इसलिए ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शिगुफे रचे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को सरकार से सवाल करेगा, पूछेगा, बीजेपी को उस पर जवाब देना पड़ेगा। उनके पास जवाब नहीं है, जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी का दबदबा कायम है, चाहे बात पिछले लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की करें। लेकिन हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी अभी तक कम से कम इनके बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी देखने को मिली और बीजेपी को इस टकराव में अपना फायदा भी नजर आता है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में माने जाते हैं, होते भी हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 40 से 43% तक है। वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां आबादी के लिहाज से ये जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं ये निर्णायक हो जाते हैं? आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरनगर 41.30% यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट है। शामली में 41% सहारनपुर में देखिए 41.95, बिजनौर की बात करें 43.04, ये यहाँ पर वोटिंग परसेंट है अल्पसंख्यकों का। बागपत की बात करें 27.98, मेरठ में 34.43, अलीगढ़ 19.85, गाजियाबाद में 25.35% जो वोटर है वो मुसलमान है। यानी अगर इन्होंने एकजुट होकर के वोटिंग कर दी, जितना बड़ा ये तबका है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति हो सकती है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव नतीजों को आप देखें तो ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। जाटों का भी भरपूर समर्थन मिला, लेकिन बीजेपी के लिए अब हालात थोड़े जुदा है। तो कब कब फायदा मिला, कब कब नुकसान होने लगा और कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए आपको वो भी इतिहास दिखा देते हैं। क्योंकि 17 की बात करें या फिर आप 19 की ही बात कर लें, यहां पर जरूर बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन 19 के बाद चीजें बदली। यूपी का सियासी गणित क्या कहता है देखिए। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 14 से 17 में बीजेपी को बहुमत मिला। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आपको यह बता दें 2014 की लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बम्पर बहुमत बीजेपी ने हासिल किया था। खासकर अगर जाट वोटों की हम बात करें तो जाट वोट बीजेपी की तरफ जाने से आरएलडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। किसानों की पार्टी आरएलडी, सोचिए, वो तक खाता नहीं खोल पाई थी। इसके बाद साल 2017 की बात करना जरूरी हो जाता है। 17 में छपरौला से आरएलडी प्रत्याशी सहेंद्र रामला ने जीत दर्ज की थी। रमाला, उन्होंने जीत दर्ज की थी, यानी विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ वो भी देख लीजिए। बाद में आरएलडी विधायक सहेंद्र रमाला बीजेपी में शामिल हो गए, यानी वो जो जीते एकमात्र, वो भी आरएलडी से बीजेपी का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया। हालांकि आपको बता दें 2019 में जाट, दलित, मुस्लिम सीटों पर बीजेपी का असर कम हुआ। मुस्लिम मतों की अधिकता वाली सीटों पर बीजेपी का असर धीरे धीरे कम देखने को मिला और इसका
जो असर हुआ ये कि बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर में बीजेपी को सीटें गंवानी पड़ी थी। एक और चीज जिसने बहुत ज्यादा असर डाला वो किसान आंदोलन थी। किसान आंदोलन के बाद 2022 में पश्चिमी यूपी की 60 में से 40 सीटें बीजेपी जीती। जी हां, 40 सीटें। आपको ये बड़ा आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन 2017 अगर आप याद करें, पिछला विधानसभा चुनाव, 58 में 54 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा नुकसान था। भले 40 सीटें मिली, इसके बावजूद बड़ा नुकसान था 2022 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए। 2022 में 31 सीटों पर, आपको यह भी बता दूं, 31 सीटों पर एसपी, आरएलडी और विपक्षी पार्टियां जीती थी। इनको यहां पर फायदा हुआ था बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के छिटकने की खबरों ने बीजेपी को नई उम्मीद दे दी है। और बीजेपी भी मुस्लिम और जाट बहुल इलाकों में अपनी मजबूती को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के करीब होने से कई सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों में आरएलडी इंडिया और एनडीए के लिए जरूरी क्यों है? क्या इंडिया से अलग होना जयंत चौधरी की मजबूरी है, या फिर जयंत चौधरी के हिसाब से जाट और मुस्लिम बहुल उन लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी राजनीति को साधना चाहती है जहां इस बार उसे हारने का खतरा महसूस हो रहा था? पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहां लोकसभा के कुल 27 सीटें और 2019 चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी और 4 सीटें बीएसपी के पास गई थी, लेकिन आरएलडी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। 2014 में जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ नहीं मिला और आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में आम चुनाव में आरएलडी ने एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2019 में तीनों सीटों पर आरएलडी दूसरे नंबर पर आई थी। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एकमुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता रहा है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। ऐसे में अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी और आरएलडी के बीच फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जयंत के साथ किसी भी समीकरण से इनकार भी नहीं कर रहे। एनडीए का हिस्सा कौन दल बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पर निर्णय अंतिम होता है। हमारी तरफ से, राज्य की ओर से, हमारा जो भी पार्टी का निर्णय होगा, केंद्रीय पार्टी का निर्णय होगा, हम उसे पूरे जोश खरोश के साथ स्वीकार करेंगे। जो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो मोदी जी और योगी जी की विकास यात्रा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे। राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है, अब देखिए आगे होता है क्या। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी, व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य है। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य, और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा सम्मानीय रूप में। तो जो भी आए अपनी विचारधारा के साथ हो, विकास के साथ हो, उनका सम्मान। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी की तेज तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और एसपी ने पहली लिस्ट को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करते हुए जारी किया। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद के नामों का ऐलान किया गया है। समाजवादी